मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के भाग 32 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कुछ दिन बाद माँ और सोफिया निकोलाई के सामने शहर की गरीब औरतों के भेष में आईं। वे फटे हुए सूती कपड़े और सलूके पहने हुए थीं। उनकी पीठ पर थैले और हाथ में लाठियां थीं। इस पोशाक में सोफिया का कद कुछ छोटा मालूम होता था और उसका पीला चेहरा हमेशा की अपेक्षा अधिक गंभीर लग रहा था। निकोलाई ने अपनी बहन को विदा करते हुए उसका हाथ कसकर दबाया और माँ के हृदय पर उनके पारस्परिक संबंध की इस शांत सरलता की गहरी छाप पड़ी। उन्होंने न तो एक दूसरे को चूमा ही न प्यार के शब्द ही कहे, मगर दोनों को एक दूसरे की सदा फिक्र रहती थी। जहाँ वह अब तक रहती थी वहाँ लोग हरदम एक दूसरे को चूमते रहते थे और बड़े प्यार भरे शब्दों में बातें करते थे, पर मौका पड़ते ही एक दूसरे पर भूखे कुत्तों की तरह टूट भी पड़ते थे। दोनों औरतें चुपचाप शहर की सड़कें पार करती हुई खेतों की तरफ जा निकलीं। बर्च के पुराने वृक्षों की दो पंक्तियों के बीच एक चौड़ी सी उबड़ खाबड़ सड़क पर वे दोनों साथ साथ चली जा रही थीं। तुम थकोगी नहीं? माँ ने सोफिया से कहा। मैं बहुत दूर दूर तक पैदल जा चुकी हूँ, मुझे आदत है। सोफिया बड़े उल्लास के साथ अपने क्रांतिकारी काम के बारे में बातें करने लगी, मानो अपने बचपन की शरारतों को याद कर रही हो। न जाने कितनी बार वह अपना नाम बदलकर झूठे शिनाख्ती कागज बनवा कर रही थी। जासूसों से बचने के लिए वह भेष बदल कर रही थी। किताबों और पर्चों के भारी भारी बंडल लेकर एक शहर से दूसरे शहर गई थी। साथियों को निर्वासन से भागने का इंतजाम किया था और उन्हें साथ लेकर विदेश में पहुंचा आई थी। एक बार उसके घर में एक खुफिया छापा खाना भी था और जब पुलिस वाले इसकी खबर पाकर घर की तलाशी लेने आए थे तो वह नौकरानी का भेष बनाकर फाटक पर खड़े हुए संतरियों की आंख में धूल झोंक कर चुपके से भाग निकली थी। जाड़े के दिन थे। उस दिन बड़ी सर्दी पड़ रही थी। एक हल्की सी पोशाक पहने और सिर पर सूती रुमाल बांधे वह हाथ में तेल का कनस्तर लिए पूरा शहर पार कर गई थी, मानो मिट्टी का तेल खरीदने जा रही हो। इसी तरह एक बार और वह कुछ मित्रों से मिलने के लिए एक नए शहर में पहुंच गई और उनके घर की सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उसे मालूम हुआ कि तलाशी ली जा रही है। पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत करके नीचे वाले फ्लैट की घंटी बजाई और अपने सूटकेस समेत उन अनजाने लोगों के यहाँ टिक गई। अगर आप चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मगर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। उसने सारी परिस्थिति साफ साफ उनसे बताकर कहा। वे इतना डर गए थे कि रात भर उन लोगों ने पलक तक नहीं झपकाई। हरदम उन्हें यही खटका लगा रहा कि कोई दरवाज़ा तो नहीं खटखटा रहा है, लेकिन उन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया और दूसरे दिन सवेरे इस घटना पर जी खोलकर हंसे। इसी तरह एक बार और वह ईसाई मठवासिनी का भेष बनाकर उसी गाड़ी में, बल्कि उसी डिब्बे में सफ़र करती रही थी जिसमें उसका पीछा करने वाला पुलिस का आदमी बैठा हुआ था। वह बहुत डींग मार रहा था कि वह किस तरह इस औरत का पीछा कर रहा था। वह समझ रहा था कि वह औरत उसी गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठी थी। हर स्टेशन पर उतरकर वह उसे देखने जाता और लौट कर उसे कहता, कहीं दिखाई नहीं दी, शायद सो गई होगी। ये लोग भी थक जाती हैं, इनकी ज़िंदगी भी कोई हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा आराम की थोड़े ही है।
एक ऐसे सुनकर माँ हंस दी और बड़े प्यार से उसने अपनी संगिनी की तरफ देखा। सोफिया लंबे कद और छरहरे बदन की थी। अपनी सुडौल टांगों पर वह बड़ी फुर्ती से चलती थी। उसके चलने और बात करने के ढंग से, उसके उल्लास भरे भारी स्वर से और उसकी पूरी तनी हुई आकृति से साहस और भरपूर जीवन टपकता था। वह हर चीज के प्रति नौजवानों जैसा उत्साह रखती थी और हर चीज में उसे खुशी का कोई न कोई स्रोत मिल ही जाता था। कितना सुंदर सनोबर है, सोफिया ने एक पेड़ की ओर संकेत करके पुलकित स्वर में कहा। माँ रुक कर देखने लगी। वह पेड़ सनोबर के दूसरे पेड़ों जैसा ही था। हाँ, बड़ा अच्छा पेड़ है, वह हंस पड़ी और सोफिया के कान के पास हवा में उड़ती हुई सफेद बालों की लटों को देखती रही। लवा है। सोफिया की भूरी आंखें प्यार से चमक उठीं और वह एकाग्रचित होकर स्वच्छ आकाश में गुजते हुए संगीत को सुनती रही। कभी कभी जंगली फूल तोड़कर अपनी पतली पतली फुर्तीली उंगलियों से उसकी कांपती हुई पंखड़ियों को सहलाने लगती और धीरे धीरे कोई धुन गुनगुनाने लगती। भूरी आंखों वाली उस औरत की इन सब बातों ने माँ को मोह लिया और वह उससे बिल्कुल सट कर कदम मिलाकर चलने लगी। कभी कभी सोफिया सख्ती से भी बोलती थी और माँ को इस पर दुख होता था। रिबिन इससे खुश नहीं होगा, माँ चिंतित होकर सोचने लगी। पर दूसरे ही क्षण सोफिया फिर बड़े प्यार भरे सीधे साधे स्वर में बोलने लगती और माँ मुस्कुराकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती। तुम अभी तो बिल्कुल जवान हो, माँ ने आह भरकर कहा। मैं 32 बरस की हो चुकी हूँ, सोफिया ने उत्तर दिया। पेला गया मुस्कुरा दी। मेरा मतलब यह नहीं था, देखने में तो शायद तुम्हारी उम्र इससे भी ज़्यादा मालूम होती है, लेकिन जब मैं तुम्हारी बातें सुनती हूँ और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सोफिया, तुम बिल्कुल नवयुवती लगती हो। तुमने बहुत कठोर और संकटमय जीवन बिताया है, फिर भी तुम्हारा हृदय हमेशा मुस्कुराता रहता है। मुझे इस कठोरता का कभी आभास भी नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से अच्छी और दिलचस्प जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पितृनाम से पुकारा करूंगी, नीलोवना। न जाने क्यों पेला गया नाम तुम पर जचता नहीं है। जो जी में आए कहो, माँ ने सोच में डूबे हुए कहा। जो जी में आए। मैं तुम्हें देखती रहती हूँ, तुम्हारी बातें सुनती रहती हूँ, पर अपने ही विचारों में डूबी रहती हूँ। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुमने मनुष्य के हृदय तक पहुँचने का रास्ता मालूम कर लिया है। हर आदमी बिना किसी संकोच के तुम्हें बता देता है कि उसके हृदय में क्या छुपा हुआ है। वह अपनी इच्छा से अपनी आत्मा तुम्हारे सामने खोलकर रख देता है और जब भी मैं तुम सब लोगों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता है कि तुम लोग मनुष्य के जीवन की बुराइयों को मिटा दोगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। हम जरूर मिटा देंगे क्योंकि हम मेहनतकश लोगों के साथ हैं, सोफिया ने ऊंचे स्वर में आश्वासन दिलाया। उनमें एक महान शक्ति छुपी हुई है, वे कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस उन्हें यह जता देना है कि उनका असली मूल्य क्या है, ताकि वे आज़ादी से आगे बढ़ सकें। उसकी इन बातों को सुनकर माँ के हृदय में अनेक भावनाएं उमड़ पड़ीं। न जाने क्यों उसे सोफिया पर तरस आने लगा। वह उससे नाराज नहीं थी, बल्कि उसके हृदय में उसके प्रति मित्रता थी और वह उसके मुंह से ऐसी ही और भी सीधी सादी बातें सुनना चाहती थी। तुम्हारी इन सब मेहनत का फल तुम्हें कौन देगा? माँ ने उदास होकर धीरे से पूछा। हमें अपनी मेहनत का फल तो मिल ही गया, सोफिया ने उत्तर दिया और माँ को ऐसा मालूम हुआ कि उसके स्वर में गर्व की भावना थी। हमने जीवन का एक ऐसा ढर्रा मालूम कर लिया है जो हमें पसंद है। हम अपनी आत्मा की सारी शक्तियों को काम करने का पूरा मौका देते हैं। जीवन से हम इससे ज़्यादा क्या आशा कर सकते हैं? माँ ने एक नज़र उसे देखकर आंखें झुका ली और फिर सोचने लगी, रिबिन को अच्छी नहीं लगेगी। वे मादक पवन में गहरी सांसें लेती हुई तेजी से चली जा रही थी।
पर उन्हें कोई घबराहट या जल्दी नहीं थी। माँ को ऐसा लग रहा था जैसे वह तीर्थ यात्रा पर जा रही हो। उसे याद आ रहा था कि बचपन में त्योहारों के दिन जब वो अपने गांव से बहुत दूर एक गिरजाघर में जाती थी, उसे कितनी खुशी होती थी। उस गिरजाघर में एक चमत्कार करने वाली मूरत भी थी। बीच बीच में सोफिया अपने कोमल मधुर स्वर में आकाश या प्रेम के बारे में कोई नया गीत गाने लगती, या खेतों और जंगलों और वोल्गा नदी के बारे में कोई कविता सुनाती और माँ सुनकर मुस्कुराने लगती। अनायास ही उस पर संगीत का नशा छा जाता और वह कविता की धुन पर सिर हिलाने लगती। माँ के हृदय में ऐसी शांति, ऐसा उल्लास और ऐसी गंभीरता थी, मानो वह गर्मियों की शाम को किसी सुंदर बाग के कोने में बैठी हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 33 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। वे दोनों तीसरे दिन अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंची। माँ ने खेत में काम करते हुए एक किसान से तारकोल के कारखाने का पता पूछा और शीघ्र ही वे जंगल की एक ढलान पर चल पड़ी, जहां पेड़ों की जड़ों ने सुविधा के लिए सीढ़ियां बना दी थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गोल खुली हुई जगह पर पहुंच गईं, जहां चारों ओर कोयला और लकड़ियां बिखरी हुई थीं और हर तरफ तारकोल के थक्के जमे हुए थे। आखिर हम पहुंच ही गईं, माँ ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। बल्लियों और पेड़ों की टहनियों के बने हुए साइबान के सामने एक मेज पड़ी हुई थी, जो लकड़ी के घोड़ों पर 3 तख्ते टिकाकर तैयार की गई थी। तारकोल में सना हुआ रिबिन कमीज के बटन खोले एफीम और 2 अन्य नौजवानों के साथ मेज पर बैठा खाना खा रहा था। सबसे पहले रिबिन ने ही उन औरतों को देखा और वह कुछ कहे बिना आंखों पर हथेली की ओट करके उनके निकट आने की प्रतीक्षा करता रहा। सलाम भैया मिखाइलो, माँ ने कुछ दूर से ही चिल्ला कर कहा। वह उठा और बड़े इत्मीनान से उनकी तरफ बढ़ा। माँ को पहचानकर वह ठहर गया और दाढ़ी पर अपना काला हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। हम तीर्थ यात्रा पर निकली हैं, माँ ने उसके पास आकर कहा। सोचा रास्ते में तुम्हारा हालचाल भी पूछते चले। यह मेरी सहेली है, इसका नाम अन्ना है। अपनी चतुराई पर बड़े गर्व से उसने कनखियों से सोफिया की कठोर और गंभीर मुद्रा को देखा। रिबिन ने माँ से हाथ मिलाया और बहुत झुककर सोफिया का अभिवादन करते हुए मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा क्या हालचाल है? अब झूठ ना बोलो, तुम अब शहर में नहीं हो, यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सब अपने ही लोग हैं। एफिम ने मेज के पास बैठे बैठे ही यात्रियों को देखा और अपने साथियों से कुछ फुसफुसा कर कहा। जब औरतें पास आ गईं तो वह उठा और उसने झुककर उन्हें सलाम किया। उसके साथी निश्चल बैठे रहे, मानो उन्होंने अतिथियों को देखा ही न हो। हम लोग यहाँ साधुओं की तरह रहते हैं, रिबिन ने पेलागिया नीलोना का कंधा हल्के से थपथपाते हुए कहा। यहाँ कोई भी हमसे मिलने नहीं आता। मालिक आजकल बाहर है, उसकी बीवी अस्पताल में है। एक तरह से मैं ही यहाँ का कर्ता धर्ता हूँ। आओ बैठो, कुछ खाओगी? एफिम, थोड़ा सा दूध तो ले आओ। एफिम बिना जल्दी किए साइबान में चला गया और यात्रियों ने अपने थैले उतार कर नीचे रख दिए। एक नौजवान ने, जो लंबे कद का दुबला पतला लड़का था, उठकर उनकी मदद की, लेकिन उसका झबरे बालों वाला गठीला शरीर का साथी मेज पर कुहनियां टिकाए विचारों में खोया हुआ बैठा उन्हें देखता रहा और अपना सिर खुजलाकर कोई धुन गुनगुनाता रहा। तारकोल और सड़ी गली पत्तियों की तेज बदबू से उन दोनों औरतों को चक्कर सा आने लगा। इसका नाम याको है, रिबिन ने उस लंबे लड़के की तरफ इशारा करके कहा, और वह दूसरा वाला इग्नात है। हाँ, तुम्हारे बेटे का क्या हालचाल है? जेल में है, माँ ने आह भर कर कहा।
फिर? रिबिन ने चौंक कर कहा। मालूम होता है जेल पसंद आ गई। इग्नात ने गाना बंद कर दिया और याकोव ने माँ के हाथ से लाठी ले ली। बैठ जाओ, उसने कहा। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, रिबिन ने सोफिया से कहा। सोफिया चुपचाप एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गई और बड़े ध्यान से रिबिन को देखती रही। कब पकड़ा गया वह? रिबिन ने माँ के सामने बैठकर सिर हिलाते हुए पूछा। निलोना, तुम्हारी भी तकदीर खराब है। नहीं, खराब क्या है, माँ ने कहा। आदत पड़ती जा रही है। क्यों, है ना? नहीं, आदत तो नहीं पड़ती जा रही है, मगर मैं जानती हूं कि कोई और चारा नहीं है। हाँ? रिबिन ने कहा। अच्छा, यह तो बताओ कि हुआ क्या था? एफीम एक जग में दूध ले आया और मेज पर से प्याला उठाकर धोया और उसमें दूध भरकर सोफिया को दिया। लेकिन उसके कान माँ की बातों की ओर ही लगे हुए थे। वह बड़ी सावधानी से इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि कोई आवाज न होने पाए। जब माँ अपना किस्सा खत्म कर चुकी तो एक दूसरे की तरफ देखे बिना सभी क्षण भर को खामोश रहे। इग्नात बैठा हुआ मेज पर अपने नाखूनों से लकीरें खींच रहा था। एफीम अपनी कोहनी रिबिन के कंधे पर रखे उसके पीछे खड़ा था। याको पेड़ के तने का सहारा लगाए सीने पर दोनों हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। सोफिया चुपचाप बैठी अपनी भौहों के नीचे से इन किसानों को बड़े ध्यान से देख रही थी। हूँ, रिबिन ने धीरे धीरे बड़े नीरस भाव से कहा। तो यह हो रहा है, खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गया है। अगर हम लोग कभी ऐसा जुलूस निकालें, एफिम ने मुंह लटकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो देहाती मारते मारते हमारी जान ही ले लें। इसमें तो शक नहीं है, वे हमें मार डालें। इग्नात ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। मैं तो जाकर किसी कारखाने में काम करूंगा, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम कह रही थी न कि पावेल पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्यों? रिबिन ने पूछा। और सजा क्या मिलेगी, मालूम है कुछ? सख्त कैद की लंबी सजा होगी या हमेशा के लिए साइबेरिया भेज दिया जाएगा, माँ ने शांत भाव से उत्तर दिया। तीनों नौजवानों ने एक साथ मुड़कर माँ की तरफ देखा। जब उसने जुलूस निकाला था तो क्या उसे मालूम था कि इसकी सजा क्या होगी? रिबिन ने अपना सिर झुकाकर पूछा। मालूम क्यों नहीं था? सोफिया ने ऊंचे स्वर में कहा। सब लोग चुपचाप और निश्चल बैठे थे, मानो यह सोचकर उनका खून जम गया हो। हूँ? रिबिन ने बड़ी गंभीरता के साथ अर्थपूर्ण ढंग से कहा। मुझे यकीन है कि उसे जरूर मालूम रहा होगा। वह आंख बंद करके यूं ही अंधेरे में नहीं कूद पड़ा होगा। वह बहुत गंभीर स्वभाव का है। सुना तुम लोगों ने? वह जानता था कि मुमकिन है उसके सीने में संगीन भोग दी जाए या साइबेरिया भेज दिया जाए, लेकिन वह इससे जरा भी नहीं घबराया। अगर उसकी माँ भी उसका रास्ता रोककर सामने लेट गई होती तब भी वह उसे फांद कर आगे बढ़ गया होता। क्यों, है ना निलोना? हाँ, जरूर बढ़ गया होता, माँ ने चौंक कर कहा। उसने एक आह भरी और चारों ओर नजर दौड़ाई। सोफिया ने चुपचाप उसका हाथ थपथपाया और भौं सिकोड़कर रिबिन को घूरती रही। इसे कहते हैं जवां मर्द, रिबिन ने गंभीर दृष्टि से उन सबको देखते हुए शांत भाव से कहा। सब लोग फिर चुप हो गए। सूरज की किरणें सुनहरी झालरों की तरह वायुमंडल में लहरा रही थीं। कहीं से कौवे की कांव कांव सुनाई दी। मई दिवस की स्मृतियों ने माँ को उत्तेजित कर दिया था। पावेल और अंद्रेई से मिलने की इच्छा ने उसे बेचैन कर रखा था। उस छोटी सी खुली हुई जगह में चारों ओर तारकोल के खाली पीपे बिखरे हुए थे और पेड़ों के उखड़े हुए ठूंठ इधर उधर पड़े थे। सिरे पर शाहबलूत और बर्च के वृक्ष झुंड बांधे निश्चल खड़े थे और पृथ्वी पर अपनी काली काली गर्म छाया डाल रहे थे। सहसा याको पेड़ का सहारा छोड़कर एक तरफ को चल दिया। हमें और यफीम को फौज में भर्ती करके क्या इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाएगा? उसने अपना सिर पीछे की ओर झटक कर ऊंचे स्वर में कहा। और तुमने क्या समझा था कि तुम्हें किसके खिलाफ लड़ने भेजा जाएगा? रिबिन ने बड़े नीरस भाव से उत्तर दिया। वे हमें अपने ही हाथों से
अपना गला घोटने पर मजबूर करते हैं। यही तो सारा खेल है। मगर मैं फौज में भर्ती होऊंगा, एफीम ने हठधर्मी से कहा। तुम्हें रोकता कौन है? इग्नात ने चिल्लाकर कहा। जाकर अभी भर्ती हो जाओ, मगर एक बात का ख्याल रखना, उसने धीरे से हंसकर कहा। जब मेरे ऊपर गोली चलाना तो मेरे सिर पर निशाना लगाना, मुझे अपाहिज बनाकर न छोड़ देना, एक ही बार में काम तमाम कर देना। तुम एक बार पहले भी यह बात कह चुके हो, एफिम ने झल्लाकर उत्तर दिया। बस बस चुप हो जाओ तुम लोग, रिबिन ने हाथ उठाकर कहा और फिर माँ की ओर संकेत करके बोला। देखो, यह औरत है जिसका बेटा शायद अब तक जिंदा भी न हो। ऐसी बात क्यों कहते हो? माँ ने उदास स्वर में धीमे से पूछा। कहना ही पड़ता है, रिबिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ताकि तुम्हारे बालों का सफ़ेद होना बेकार न हो। लेकिन क्या तुम लोग समझते हो कि इसके बेटे के साथ ऐसा करके उन्होंने इस औरत को मार डाला है? नीलोना, तुम किताबें लाई हो? माँ ने उसे कनखियों से देखा। हाँ, उसने कुछ देर रुककर उत्तर दिया। देखा? रिबिन ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था। तुम्हारे यहाँ आने की और क्या वजह हो सकती थी? देखा, उन्होंने इसके बेटे को लड़ाई के मैदान से हटा लिया, लेकिन माँ ने अपने बेटे की जगह ले ली। उसने अपनी मुट्ठी हिलाकर एक मोटी सी गाली दी। माँ ने भयभीत होकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से पतला दिखाई दे रहा था। उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी, जिसके नीचे से गालों की हड्डियां साफ उभरी हुई दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों की पुतलियों पर लाल लाल बारीक डोरे पड़ गए थे, मानो वह बहुत दिन से सोया न हो। उसकी नाक शिकारी चिड़ियों की चोंच की तरह पिचकी हुई और टेढ़ी थी। उसकी कमीज किसी समय लाल रही होगी, पर अब तारकोल के कारण काली हो गई थी। उसके खुले हुए कॉलर में से हंसली की उभरी हुई हड्डियां और सीने पर घने घने काले बाल दिखाई दे रहे थे। उसकी भूरी आकृति हमेशा से ज़्यादा उदास और मातमी लग रही थी। उसकी सूजी हुई आंखों में क्रोध की चिंगारियां सुलग रही थीं, जिसके कारण उसके उदास चेहरे पर एक चमक आ गई थी। सोफिया मुंह लटकाए चुपचाप बैठी इन किसानों को एकटक देख रही थी। इग्नात अपनी आंखें सिकोड़कर सिर हिलाता रहा और याको साइबान में जाकर क्रोध में खड़ा बल्लियों पर की छाल को नोचता रहा। एफिम माँ के पीछे मेज के पास धीरे धीरे इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। रिबिन फिर बोलने लगा। अभी बहुत दिन नहीं हुए, जिले के हाकिम ने बुलाकर मुझसे कहा, तूने पादरी से क्या कहा था बदमाश? मैंने कहा, बदमाश मैं क्यों? मैं अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाता हूँ और किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं। वह मेरे ऊपर गरजा और मेरे दांतों पर एक जोर का घूंसा मारा और 3 दिन तक मुझे जेल में बंद रखा। तो यह है आम लोगों से तुम्हारा बात करने का तरीका, क्यों? मैंने अपने मन में सोचा। तो यह भी उम्मीद न रखना कि हम इसे भूल जाएंगे, पुराने पापी कहीं के। अगर मैं खुद बदला न ले सका तो कोई और तुम्हें या तुम्हारी औलाद को इसका मजा चखा देगा। याद रखना, तुमने अपने लोहे के पंजों से लोगों के सीने खुरच डाले हैं और उनमें नफरत के बीज बोए हैं। तो अब रहम की कोई उम्मीद ना करना शैतानों, यही बात है। उसके हृदय में क्रोध की जो आग धधक रही थी, उसके कारण उसका चेहरा लाल हो गया और उसके स्वर में ऐसा फूट था जिससे माँ भयभीत हो उठी। और मैंने पादरी से क्या कहा था? वह कुछ शांत होकर कहता रहा। एक बार गांव की एक सभा के बाद वह बैठा कुछ किसानों से बातें कर रहा था और उन्हें समझा रहा था कि आम लोग भेड़ों के गल्ले की तरह होते हैं, जिन्हें हाँकने के लिए हमेशा किसी गड़ेरिए की जरूरत होती है। मैंने भी मजाक में कह दिया, अगर लोमड़ी को परिंदों का रखवाला बना दिया गया तो पर तो इधर उधर उड़ते हुए बहुत दिखाई देंगे, पर चिड़ियाँ एक भी हाथ नहीं लगेगी। उसने गर्दन टेढ़ी करके मुझे देखा और समझाने लगा कि लोगों को धीरज से अपनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन्हें सारी मुसीबतें और विपदाएं सहने की शक्ति दे। इस पर मैंने कह दिया
कि लोग यूं ही क्या कम प्रार्थना करते हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर को उनकी सुनने की फुर्सत ही नहीं है हो। इस पर उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी प्रार्थना करता हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर वही एक प्रार्थना करता आया हूँ जो सारे छोटे मोटे लोग करते हैं। हे भगवान, तो मुझे कोई तरकीब ऐसी बता दे कि मैं पत्थर खाकर इन शरीफजादों के लिए सहतीरें उगला करूं। पर उसने मुझे अपनी बात भी पूरी नहीं करने दी। सहसा रिबिन ने सोफिया की तरफ देखकर पूछा, आप भी किसी शरीफ घर की हैं? क्यों, शरीफ घर से क्या मतलब है? सोफिया ने चौंक कर जल्दी से पूछा। क्यों क्या? रिबिन ने तड़ से जवाब दिया। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप शरीफ घर में पैदा हुई हैं। हर आदमी अपनी अपनी तकदीर से अच्छे या बुरे घर में पैदा होता है। आप समझती हैं कि सिर पर किसानों की तरह रुमाल बांधकर आप उसके नीचे इन शरीफ लोगों के पापों को छुपा सकती हैं। अगर आप किसी पादरी को बोरे में भी बंद कर दें तो हम उसे पहचान लेंगे। अभी मेज पर जहाँ कुछ गिरा पड़ा है, आपकी कोहनी पड़ गई थी तो आपने बिदक कर कैसा मुंह बनाया था, और आपकी पीठ इतनी सीधी है कि किसी मेहनतकश औरत की हो ही नहीं सकती। इस भय से कि कहीं रिबिन के इस क्रूर परिहास पर सोफिया नाराज न हो जाए, माँ बीच में जल्दी जल्दी और गंभीरता से कह उठी, मिखाइलो इवानोविच, यह मेरी दोस्त है और बहुत ही अच्छी औरत है। हमारे लिए लड़ते लड़ते इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तुम जरूरत से ज़्यादा बढ़कर बातें कर रहे हो। रिबिन ने एक गहरी आह भरी। क्यों, क्या मैंने कोई ऐसी वैसी बात कह दी? मेरा ख्याल है आप मुझे कुछ बताने जा रहे थे, सोफिया ने रुखाई से कहा। ऐसी बात है? अरे हाँ, अभी कुछ ही दिन हुए यहाँ एक नया आदमी आया था। याकूब का रिश्ते का भाई है। उसे तपेदी खो गई है। बुलाऊं उसे? हाँ हाँ, जरूर बुलाइए, सोफिया ने कहा। रिबिन आंखें सिकोड़कर 1 मिनट तक उसे देखता रहा। जाकर उसे कह देना कि आज शाम को यहाँ आ जाए, उसने एफीम से कहा। एफीम ने अपनी टोपी पहनी और किसी की तरफ देखे या किसी से एक शब्द भी कहे बिना जंगल में गायब हो गया। रिबिन उसके चले जाने के बाद सिर हिलाता रहा। बहुत भारी गुजर रही है इस पर, उसने कहा। थोड़े ही दिन में फौज में भर्ती कर लिए जाएंगे, यह और याकूब दोनों। याकूब तो साफ कहता है कि फौज उसकी जगह नहीं है। जगह तो एफीम की भी नहीं है, मगर वह जाना चाहता है। वह सोचता है कि सिपाहियों में जागृति पैदा कर देगा। मैं तो कहता हूँ कि सिर मारने से दीवार नहीं टूटती। आदमी के हाथ में बंदूक दे दो, फिर देखो वह कैसा कदम से कदम मिलाकर चलता है। मगर एफीम पर बहुत भारी गुजर रही है और यह इग्नात उसे सताता रहता है। इसमें क्या तुक है क्यों नहीं? इग्नात ने रिबिन की तरफ देखे बिना मुंह लटकाए हुए कहा। अरे, थोड़े ही दिन में वे उसे मार पीट कर ऐसा बराबर कर लेंगे कि वह भी दूसरों की तरह उनके इशारे पर लोगों को गोली का निशाना बनाने लगेगा। मैं यकीन नहीं करता इस बात पर, रिबिन ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। यह बात दूसरी है कि मैं भी यही समझता हूँ कि वह न जाए तो अच्छा है। रूस बहुत बड़ा मुल्क है, वे उसे कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे। वह झूठे शिनाख्ती कागज बनवा कर एक गांव से दूसरे गांव में फिरता रहे। मैं तो यही करूँगा, इग्नात ने एक पटरी धप से अपने पैर पर मार कर कहा। एक बार जब फैसला कर लिया कि उनके खिलाफ लड़ना है तो फिर उस रास्ते से हटने का कोई सवाल नहीं। बातचीत का सिलसिला टूट गया। हवा में शहद की मक्खियों और भीड़ों की भनभनाहट गूंज रही थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और खेतों के पार से किसी के गाने की आवाज़ लहराती हुई आ रही थी। काम शुरू कर देने का वक्त हो गया है, रिबिन ने कुछ रुक कर कहा। आप लोग थोड़ा आराम कर लें, साइबान में कुछ तख्ते पड़े हैं। याकूब जाकर थोड़ी सी सूखी पत्तियां लाकर उन पर बिछा दो। माँ, किताबें हमें दे दो। माँ और सोफिया अपनी अपनी पुटलियां खोलने लगी। ओह, कितनी बहुत सी लाई हो! रिबिन ने झुककर पुटलियों को देखा और खुशी से चिल्लाकर कहा, मालूम होता है आप इस काम के चक्कर में बहुत दिन से हैं। क्यों, क्या नाम है आपका? उसने सोफिया से पूछा। अन्ना इवानोना,
उसने उत्तर दिया, 12 बरस से। क्यों? आपने यह क्यों पूछा? कुछ नहीं, यूं ही। जेल हो आई हो? हाँ। देखा, माँ ने रिबिन को उलाहना दिया। और तुम इतनी बदतमीजी से। मेरी बात का बुरा न मानिएगा, उसने किताबों का एक बंडल उठाते हुए खीसे निकाल कर कहा। शरीफ लोग और किसान तारकोल और पानी की तरह होते हैं, वे एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते। लेकिन मैं तो शरीफ वरीफ कुछ भी नहीं हूँ, बस इंसान हूँ। सोफिया ने हल्के से मुस्कुराकर आपत्ति की। हो सकता है, रिबी ने उत्तर दिया। कहने को लोग यह भी कहते हैं कि कुत्ते भी किसी जमाने में भेड़िए थे। मैं जाकर ये चीज़ें छुपाऊं। इग्नात और याकूब हाथ फैलाए हुए उसके पास आए। लाओ देखें तो, इग्नात ने कहा। सब एक ही हैं, रिबिन ने सोफिया से पूछा। नहीं, अलग अलग, कुछ अखबार भी है। यह बड़ा अच्छा हुआ। तीनों आदमी जल्दी से साइबान में चले गए। किसान में आग भड़क रही है। माँ ने बड़े गौर से रिबिन को घूरते हुए चुपके से कहा। हाँ, सोफिया ने उत्तर दिया। मैंने इसके जैसा चेहरा आज तक किसी और का नहीं देखा। बिल्कुल शहीदों की सूरत है। आओ, हम भी वहाँ चलें। मैं उन लोगों को गौर से देखना चाहती हूँ। उनकी सख्त बातों का बुरा न मानना, माँ ने बड़ी नरमी से कहा। सोफिया हंस दी। निलोना, तुम भी कितनी प्यारी हो। जब वे दोनों दरवाजे पर पहुंची तो इग्नात ने सिर उठाकर जल्दी से उन पर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर अपने घुघराले बालों में उंगलियां फेरकर घुटनों पर फैले हुए अखबार को झुककर पढ़ने लगा। रिबिन छत की एक दरार में से आती हुई धूप में अखबार किए खड़ा पढ़ रहा था और पढ़ते समय उसके होठ हिल रहे थे। याकूब एक तख्ते पर अखबार फैलाए उसके सामने घुटनों के बल झुका बैठा था। माँ बढ़कर साइबान के एक कोने में जाकर बैठ गई और सोफिया उसके कंधे पर हाथ रखे पीछे खड़ी चुपचाप उन तीनों को देखती रही। चाचा मिखाइलो, वे हम किसानों में खराबियां निकाल रहे हैं, याकूब ने बिना मुड़े शांत स्वर में कहा। रिबिन उसकी तरफ देखकर हंस दिया। इसलिए कि वे हमें प्यार करते हैं, उसने कहा। इग्नात ने एक गहरी सांस लेकर सिर ऊपर उठाया। इसमें लिखा है, किसान अब देखने में बिल्कुल इंसान नहीं लगता। यह तो सच है कि वह इंसान नहीं लगता। उसके सीधे साधे निष्कपट चेहरे पर एक कालिमा सी छा गई, मानो उसे यह बात बुरी लगी हो। हमारी जगह तुम लोग आ जाओ तो देखें तुम्हारी सूरत कैसी लगती है। बड़े तीसमार खां आए। मैं तो थोड़ी देर लेटती हूँ, माँ ने सोफिया से कहा। मैं थक भी गई हूँ और यहाँ की बदबू में मेरा सिर चकरा रहा है। तुम भी आराम कर लो थोड़ी देर। मैं आराम नहीं करूँगी, माँ तख्ते पर लेट कर उगने लगी। सोफिया उसके पास बैठकर उन लोगों को देखती रही। अगर कोई भीड़ या शहद की मक्खी आकर माँ की नींद में बिघन डालती तो वह उसे उड़ा देती। माँ अध खुली आंखों से उसे देख रही थी। सोफिया उसका जितना ध्यान रख रही थी उस पर माँ का हृदय द्रवित हो उठा। रिबिन उसके पास आया। सो गईं? उसने दबी जबान में काफी जोर से पूछा। हाँ। वह थोड़ी देर तक खड़ा माँ के चेहरे को देखता रहा। मैं समझता हूँ कि यह पहली औरत है जिसने इस रास्ते पर अपने बेटे का साथ दिया है, उसने आखिरकार आह भरकर कहा। इन्हें सोने दें, आइए हम लोग बाहर चलें, सोफिया ने कहा। मुझे तो अब काम पर जाना है, आपसे बातें करना चाहता हूँ, मगर अभी तो नहीं, शाम को देखा जाएगा। आओ दोस्तों। तीनों आदमी सोफिया को साइबान में छोड़कर बाहर चले गए। चलो अच्छा हुआ, इनकी दोस्ती हो गई, माँ ने सोचा, और वह लकड़ी और तारकोल की तेज दुर्गंध में सो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 34 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो अगला क्रम सुनना न भूलिए। जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।